my dear students, welcome to all my YouTube video channel Raja Education. My dear student, today I discuss some important knowledge of Hindi grammar. So मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, पिछला आप लोगों को पता है कि 4 वीडियो में हिंदी का लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 4 वीडियो आप लोगों ने देखा है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हिंदी के व्याकरण में के लिए बात किया गया है, जो कक्षा 2 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, ये है कि बहुत सारे बच्चे उसके बारे में जानते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यार्थियों के लिए वो सब जानकारियां बहुत कुछ छूट जाती है। चीज़ें बहुत ऐसा होता है जो छूट जाती है बच्चों के लिए। जैसे मैं खुद एक टीचर बन गया हूँ, लेकिन बहुत सारे हिंदी की ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाने के दरमियान हमें वो जानकारी मिली है, जिसे मैं आप लोगों को गणित के शिक्षक होते हुए भी इस वीडियो के माध्यम से हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ जानकारियां आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूं, जिसे हमें कुछ ही दिन पहले प्राप्त हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक मेरा जो है वो है हिंदी का बिंदी। टॉपिक है हिंदी का बिंदी। ये है हिंदी का बिंदी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, आज का विषय है। इसी के बारे में आप लोगों के साथ में इसी के बारे में बात करने के लिए आप उपस्थित हुआ हूं। तो हिंदी के बिंदी के प्रकार के बारे में आप जान लीजिए। हिंदी के बिंदी का प्रकार। आप जान रहे हैं हिंदी का बिंदी का मतलब होता है कि हिंदी शब्दों को लिखने के लिए जो बिंदा का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना, सिरों रेखा के ऊपर में जो बिंदा प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नीचे नहीं। सिरों रेखा के ऊपर में हिंदी का जो बिंदी का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिंदी का मतलब क्या होता है, ये इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो पहला प्रकार ये है कि हिंदी का बिंदी जो ये है, ये आपको याद होगा अयोगवाह। अयोगवाह ये जो है हिंदी में 2 है, एक अंग है, दूसरा अ। अंग और अ ये 2 स्वर वर्ण है। तो इसमें से इस अयोगवाह का एक जो वर्ण है वो है अंग। ये अंग। तो अंग के लिए जो हम लोग बिंदी जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सिरों रेखा अंग की मात्रा, ऐसे लिख दीजिए। इसमें अंग की मात्रा जो होगा वो सिरों रेखा के ऊपर होगा बिंदी के रूप में। सिरों रेखा के ऊपर एक बिंदी के रूप में होता है। यानी इसकी मात्रा को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सिरों रेखा हो गया, इसके ऊपर एक बिंदी के रूप में। ठीक है, इसको कहा क्या जाता है, इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार भी कहते हैं, अनुस्वार भी कहते हैं। ये अयोगवाह वर्ण है, स्वर वर्ण का। दूसरा, हालांकि इसी का रूप है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूं कि हम लोग इसी अंग को ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी अंग को बहुत सारा बुक में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन यही अंग है, इसी का पार्ट है।
तो ये इसकी मात्रा को सीरों रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। यानी आप इसको क्या कहेंगे, इस प्रकार, इसको अनुनासिक भी कहते हैं, उसको अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुनासिक कहते हैं। ये दोनों में देखिए अभी के समय में ये दोनों जो मात्रा है, ये दोनों का सेम माना गया है। ये अंग और ये अंग को सेम माना गया है अभी का हिंदी में। ठीक है, मैं आपको बतलाता हूं अभी थोड़ी देर में, कि अभी मैं बतला देता हूं। देखिए कि ये जो मात्रा है, इसको हम लोग जो लिखेंगे, इसकी अंग की मात्रा को ऐसे, ये भी अंग की मात्रा ही है, लेकिन इसका इस प्रकार है। तो ये दोनों में फर्क क्या है, इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो कहां होगा, नासिक से, केवल नासिक से। लेकिन इसका जो होगा नासिक और मुख से उच्चारण होता है, जिसको हम लोग चंद्रबिंदु के रूप में लिखते हैं वास्तव में। लेकिन अभी जो है ये दोनों में अंतर नहीं, हिंदी में सेम लिखा जाता है। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दे देते हैं, एक उदाहरण देख लीजिए। दोनों में अगर हम जांच लिखते हैं तो हम अगर ऐसा भी लिखते हैं तो हिंदी का जो नामकीकरण किया गया है उसमें आपको चलेगा। ये जो बिंदा है यहाँ अनुस्वार का है, यहाँ अनुनासिक के रूप में है, और दोनों को हम सेम मान रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, तो एक एग्जांपल और क्या ले लेंगे, तो एक एग्जांपल और कोई भी ले लीजिए, कांच ले लीजिए या आप कुछ भी ले लीजिए, कांच ही ले लेते हैं, कांच ले लीजिए। तो कांच का हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। चांद ले लीजिए, चांद ले लीजिए, तो अभी हम चांद को ऐसा भी लिखते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो अभी के समय में ये सब सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये दोनों में आपको फर्क दिखेगा, चाहे आपको हिंदी का नामकीकरण ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, अभी सबको सम्मिलित कर दिया गया है, चाहे वो पंचमाक्षर हो। इसके बाद हिंदी का बिंदी में तीसरा पार्ट जो है वो पंचमाक्षर का है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आप कहां फंसिएगा, अब आप यहां खुद देख लीजिए कहां फंसिएगा। ये ह है, यहां पर चंद्र बिंदु है, और यहां दंतन स है। और अगर आप इसी को ह लिखते हैं, अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, और यहां स लिखते हैं, यहां अनुनासिक के रूप में यहां अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, और यहां अनुस्वार है ना, अंग का प्रयोग यहां पर किसमें हुआ है, अनुनासिक के रूप में, जो मुख और नासिक से जिसका उच्चारण होता है। और इसमें जो है वो क्या किस रूप में हुआ है, अंग का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग किस रूप में हुआ, सिर्फ नासिक के रूप में, हंस, हंस। और ये जो है हंस, हंस, मुख और नासिक दोनों का उच्चारण हो रहा है, दोनों का शब्द बदल गया कि नहीं। लेकिन यहां पर जांच के लिए जांच दोनों ठीक है। कांच के लिए कांच, कांच जो होता है वो कांच ही है। चांद जो हम लोग रात को देखते हैं, दोनों के लिए चांद सेम है। लेकिन यहाँ हंस, हंस क्या है, एक पक्षी का नाम है ना, जो हम लोग पालते हैं। और ये हंस मतलब हंसना है ना, हम लोग जो हंसते हैं, और ये हंस हो गया पक्षी का नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिक डिफरेंस जो है, चाहे नामकीकरण हो या जो भी हो, ये अंतर आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं कि दोनों सेम यहाँ पर आपको नहीं महसूस होगा। और ये तीसरा पार्ट जो है, इसलिए इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। आप अभी पहले देखिए, अगला तीसरा इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो है हमारा पंचमाक्षर के रूप में। यानी ये सबसे पहले आधा अंग, ठीक है, आधा आधा मूर्धन्य, आधा मूर्धन्य,
उसके बाद आधा दंतन न, आधा दंतन न, और हमारा जो है अंतिम आधा म, आधा म, यानी पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर जो है ये हमारा जो है ये पंचमाक्षर के रूप में, पंचमाक्षर को शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में, बिंदु के यानी बिंदी के रूप में, हम गणित का टीचर गणित वाला भाषा ले लेते हैं, बिंदी के रूप में लिखा जाता है, जाता है। इसकी मात्रा यानी इसकी जो मात्रा होगा, अनुस्वार की मात्रा, पंचमाक्षर की मात्रा को, पंचमाक्षर की मात्रा को शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी के रूप में लिखा जाता है। अर्थात इसको जो हम लोग लिखेंगे तो ये ही, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अनुस्वार ही करते हैं। इसको भी अनुस्वार ही करते हैं, क्योंकि ये जो अंग है और ये सब का उच्चारण लगभग सेम है नासिक से। अंग, य, न, ये चारों का, ये म खाली छोड़ के बाकी ये चारों, और ये अंग है ना, ये चार से छोड़ के तीन ठो, ये तीनों का लगभग सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। इसलिए इसको भी, जो पंचमाक्षर को जो भी लिखा जाता है, इसको भी अनुस्वार के कैटेगरी में रखा गया है। इसका एक अलग से वीडियो हमारा बनेगा जिसको आप जरूर देखिएगा, इसके पूरे डिटेल आप लोगों को मिलेगा। अब हम लोग इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब अनुस्वार का प्रयोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अनुस्वार का प्रयोग किसके रूप में, अंग के रूप में, यह बहुत जानना जरूरी है। अनुस्वार का प्रयोग जो है यानी अंग के रूप में जो किया जाता है वो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में चाहे ये अंग हो या अभी हम एक और लिखे थे, आपको एक और लिख के दिखाए थे ये, तो संस्कृत भाषा में चाहे आप ये अंग बोलिए या ये अंग बोलिए, ये सबों के लिए अनुस्वार सिर्फ एक बिंदु, बिंदी के रूप में लगेगा। कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों को लिखने में नहीं लगाया जाता है। तो पहला इसका होगा अनुस्वार का प्रयोग अंग के रूप में संस्कृत भाषा के शब्दों को लिखने के लिए केवल बिंदी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों को
शब्दों को लिखने में नहीं किया जाता है। किसी भी हाल, किसी भी परिस्थिति में अनुस्वार का प्रयोग यानी अंग का प्रयोग संस्कृत भाषा में अनुनासिक के रूप में नहीं होगा, यानी चंद्र बिंदु के रूप में नहीं होगा। जैसे आप पहला ले लीजिए संयम, उदाहरण जैसे ले लीजिए पहला संयम। आप जो इसको लिखेंगे वो किस रूप में है? दंतन स है, हम खोल के थोड़ा लिख रहे हैं, और यहां ये अंग का प्रयोग हुआ है य और म। संयम, संस्कृत संयम क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। यहां जो है ये अनुस्वार का प्रयोग, अंग का प्रयोग यहां अनुस्वार यानी चंद्र सॉरी बिंदी के रूप में किया गया है। इसी प्रकार से आप संस्कार ले लीजिए, संस्कार संस्कृत भाषा के शब्द है, तो संस्कार ले लीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा हमारा, खोल के अगर थोड़ा लिखें इसको, स ऐसा लिखा नहीं जाता है, हम यहां पर अंग लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, और आधा दंतन स हो गया और क में आकार र, संसार, अंग का प्रयोग हुआ है यहां पर, तो संसार हो गया। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा का शब्द हंस है, हंस, तो ये जो हंस है इसको हम लोग लिख सकते हैं ह अंग और श, ये हंस हो गया। एक संस्कृत भाषा का और एक शब्द है, हम एक और ले सकते हैं संस्कृत भाषा के शब्द। एक चीज और हम लोग देख सकते हैं इसमें कि अगर हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द अगर हम लोग ले लेते हैं वंदना, एक ले लीजिए, और सॉरी यहां पर वंदना, लेकिन यहां पर ये जो बिंदा है वो अनुस्वार नहीं है, पंचमाक्षर है। जो 5 अक्षर हम इसके बाद तीसरा में जो लिखे थे, तो यहां पर हम लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, ब आधा दंतन न और द और न, वंदना, या हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अनुस्वार के रूप में यहां पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है संस्कृत में, और यहां पर अनुस्वार का, यानी बिंदी जो संस्कृत भाषा में लिखा रहता है वो अनुस्वार का होगा, नहीं तो पंचमाक्षर का भी हो सकता है। लेकिन आप इसको कैसे पता लगाइएगा कि यहां वंदना में ये अनुस्वार का काम कर रहा है कि यहां पर पंचमाक्षर का काम कर रहा है? इसके लिए आप अगला वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। आप स्पष्ट रूप से यह बतला देंगे कि कहां पर बिंदा का प्रयोग जो संस्कृत भाषा के शब्द को लिखने में किया गया है वो कौन सा बिंदा अनुस्वार का है और कौन सा बिंदा आपको पंचमाक्षर का है। क्लियर है? अगला वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो संख्या 6 मेरा। ठीक है, अभी यहां हम लोग दोनों में बात करेंगे कि हम लोग जो अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में आज का इस वीडियो में बात करेंगे, जो हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं और हम लोग अनुस्वार जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब दूसरा इसका हम लोग क्या होता है कि इसका प्रयोग हिंदी भाषा में, इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं किसका, तो अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग हिंदी भाषा के अनुस्वार, पहले इसको लिख लेते हैं, अनुस्वार यानी अंग, या सीधा लिखिए ना, अंग का प्रयोग हिंदी भाषा में दो तरह की मात्राओं से के रूप में किया जाता है। दूसरा, अंग का प्रयोग हिंदी भाषा के शब्दों को लिखने में, हिंदी भाषा के शब्दों, अंग की का प्रयोग, अंग की मात्रा का प्रयोग, सॉरी थोड़ा सा लिखने में गलती हो रही है, अंग की
दो मात्रा अंग की प्रयोग हिंदी में दो मात्राओं के रूप में होता है। अंग को लिखने के लिए हिंदी भाषा के शब्दों में दो मात्राओं के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है। अर्थात कैसे, ये शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी के रूप में है और दूसरा शिरोरेखा के ऊपर एक चंद्र बिंदु के रूप में। तो अंग को लिखने के लिए हिंदी भाषा के शब्दों में दो मात्राओं के रूप में किया जाता है। तो इसमें अभी हम लोग जो जस्ट बात किए थे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इसे दो तरह से, जैसे चांद लिखिए, चांद है ना, तो हिंदी भाषा में हम उस चांद को ऐसे भी लिखते हैं, है ना। जैसे हम लोग जांच के बारे में बात किए थे, तो जांच को हम लोग कैसे लिखे थे, अभी ऐसे लिखे थे। कांच हम लोग लिखे थे अभी, कांच, और ऐसा भी लिखा जा रहा है कांच, है ना। लेकिन कभी कभी हम लोग जो फंस जाते हैं वो कहाँ फंसते हैं, जैसे हम लोग अभी बात कर चुके थे हंस और हंस में, ये सेम नहीं होगा। तो हिंदी भाषा का ये पूरा डिटेल आपको हम बता दिए हैं कि यहाँ पर दो तरह का किया जाता है, ये नासिक से उच्चारण होने वाले के लिए, और ये नासिक और मुख से जो उच्चारण होगा उसके लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी के नामकीकरण में दोनों को सेम किया गया है। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से और जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। पहले हम इसको मिटा लें, लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आप बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले लिख लिया कि हम लोग अब दो बात किए हिंदी में, अनुस्वार और अनुनासिक। अंग के लिए दो प्रयोग होगा हम लोग का, अनुस्वार और अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु, है ना, बिंदी और चंद्र बिंदु। तो अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होगा, तो ये देखिए, इसको पूरा नियम हम लिख दिए। अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अंग की मात्रा के लिए, उसके बाद पंचमाक्षर के लिए, तथा हिंदी भाषा में शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ होता है, अंग की मात्रा के लिए होता है। तो अब आप देखिए, शिरोरेखा के ऊपर, यानी शिरोरेखा पहले है क्या, पहले वो जानिए। पहले आपको हम बताते हैं, शिरोरेखा आया है, इसका मतलब क्या है। तो शिरोरेखा हमारा हिंदी में ऐसे रहता है। अब आ गया पहला अक्षर, हम लोग अ आ पहले लिखते हैं। अ का मात्रा जो है कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये शिरोरेखा के नीचे वाला स्वर की संकेत होगा, कोई संकेत नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ अ स्वर मिला हुआ होता है। दूसरा, अ के बाद कौन आएगा, आ, जिसकी मात्रा हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जिसकी मात्रा को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। तो ये शिरोरेखा के नीचे हो गया। अ आ, छोटी अ आ, छोटी ई, इसको कैसे लिखते हैं, इस प्रकार। तो इसी प्रकार से हम लोग लिखते जाएंगे। ये छोटी ई हो गया, और ये दीर्घई जिसको बड़ी ई कहते हैं, ऐसे लिखते हैं। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ, यानी हर्षौ को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये शिरोरेखा के नीचे हो गया, दीर्घौ शिरोरेखा के नीचे हो गया, री शिरोरेखा के नीचे हो गया, लेकिन ए जो है वो शिरोरेखा के ऊपर हो गया, ऐ जो है वो शिरोरेखा के ऊपर हो गया, ओ जो है वो भी शिरोरेखा के ऊपर हो गया, औ जो है वो भी शिरोरेखा के ऊपर हो गया। अंक का बात ही कर रहे हैं, और अ शिरोरेखा के नीचे हो गया। तो यहाँ पर जो मात्राएं हैं हिंदी भाषा में, वो ये 1 2 3 4 5 6 जो मात्रा है, ये शिरोरेखा के ऊपर में है। कौन कौन, बड़ी ई, छोटी ई, उसके बाद बड़े छोटे ए, बड़े ए जो है, यानी ए, ऐ, ओकार और औकार, ये 5 जो मात्राएं हैं वो शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्रा है, और बाकी मात्रा शिरोरेखा के नीचे वाली है। तो अब यहाँ पर देखिए, पहला नियम हम लोग संस्कृत में जो भाषा में प्रयोग करते हैं अंग की मात्रा, ये हम लोग बात कर चुके हैं, संयम, संस्कार, हंस आदि,
अभी पहले बात कर चुके हैं। पंचमाक्षर के रूप में गंगा, तो गंगा को कैसे लिखा जाता था? पहले गंगा को ऐसे लिखा जाता है, ग ये अंगा। बहुत कोई गणगा पढ़ता था, गणगा नहीं, ये दोनों सेम है, पहले ऐसा लिखा जाता था। यहाँ पंचमाक्षर अंगा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद यहाँ चंचला, तो चंचला का हो जाएगा च आधा इय और चल, चंचल, तो ये क्या हो गया? चंचल। तो यहाँ पर क्या है? कंठ, तो यहाँ कंठ है, तो यहाँ क है, आधा मूर्धन, ये अभी भी लिखा जाता है, और ये ठ, कंठ। तो यहाँ ये सब क्या है? पंचमाक्षर है, आधा अंग, आधा इय, आधा मूर्धन्य, ये सब पंचमाक्षर है। तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के रूप में हुआ है। आपको एक बात चीज और याद दिला देता हूं, छठा वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ बिंदी का प्रयोग हम अंग लिख रहे हैं, यहाँ बिंदी का प्रयोग हम य लिख रहे हैं, यहाँ बिंदी का प्रयोग हम मूर्धन्य न लिख रहे हैं, आधा। तो क्यों लिख रहे हैं, हमको कैसे पता है? ये हमको नहीं, आपको भी पता चल जाएगा। कब? जब आप छठा वीडियो देखिएगा, तब आप अपने बतलाइएगा कि कहाँ पर हमको पंचमाक्षर का पांचों वर्णों में से कौन सा वर्ण का प्रयोग हुआ है, ये स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा। इसलिए छठा वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला यहाँ पर हिंदी भाषा के शब्दों को लिखने में प्रयोग हुआ है नहीं, है ना। यहाँ पर अंग का प्रयोग नहीं में हुआ है, मैं में हुआ है। अगर नहीं के बारे में हम खोल के लिखें तो नहीं का कैसे होगा? नहीं, नौ, उसके बाद ह है, उसके बाद दीर्घई की मात्रा है, और उसके बाद अंग की मात्रा है। ठीक है। मैं जो है तो क्या है? मौ है। अभी हम पूरा तोड़ के नहीं लिख रहे हैं, मौ, इसमें और हलंत लगेगा और अ भी आएगा। और ये ए है, और क्या है? ये अंग की भी मात्रा है। इसके बाद भी और ई करके लिख सकते हैं। उसी प्रकार से क्यों में भी है ना। तो यहाँ पर हिंदी भाषा के शब्दों के लिए अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। अब दूसरा है चंद्र बिंदु या अनुनासिक का अंग का जो है क्या कहते हैं? ये चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक की मात्रा। अनुनासिक की मात्रा ये जो है शिरोरेखा के ऊपर, चांद के ऊपर एक बिंदी का प्रयोग हिंदी भाषा के शब्दों के अंग या अंग, ये दोनों सेम है, की मात्रा के लिए शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ किया जाता है। यानी अगर हम लोग लिखते हैं कैसा? जैसे अगर हम लोग मुंह लिखते हैं तो इसको लिखना चाहिए सही में ऐसा, मुंह। हम लोग अभी ऐसा लिख देते हैं, ये सही माना जाता है, ये सही माना जा रहा है, लेकिन रियल में इसका जो उच्चारण अनुनासिक के रूप में होता है, तो ये मुंह ऐसा होना चाहिए था। नियम के हिसाब से मुंह हम लोग ऐसा लिखना चाहिए था हमको। आंधी अगर हम लिखना चाहते हैं तो आंधी को हम लोग ऐसा लिखेंगे, लेकिन अभी जो नामकीकरण किया गया है हिंदी की आसानी के लिए, तो आंधी ऐसा भी सही माना जाता है। उसके बाद आप बांस अगर लिखते हैं तो बांस भी आपको ऐसा लिखना चाहिए, बांस ऐसा भी सही माना जाता है, लेकिन रियल में नियम के अनुसार ऐसा लिखना चाहिए। यहाँ मुंह में यहाँ दीर्घों की मात्रा है जो शिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा है, इसलिए यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। यहाँ आंधी में आ की मात्रा आया है जो शिरोरेखा के ऊपर में नीचे में है, इसलिए आ के साथ जो बिंदा लगेगा अनुस्वार का वो चंद्र बिंदु के रूप में लिखेगा, लगेगा, इस रूप में नहीं, भले ही अभी हमको सही माना जा रहा है। बांस अगर लिखते हैं तो यहाँ आ की मात्रा आया है, शिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा है, इसलिए यहाँ चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक यानी के रूप में यहाँ हम इसको प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप अगर कहाँ लिखते हैं तो कहाँ का भी देखिए, कहाँ, है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप आंख लिखेंगे तो यहाँ पर भी आंख लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर हंसना लिखेंगे तो हंसना में देखिए ह के साथ में मात्रा क्या लगा हुआ है? अ छिपा हुआ रहता है, इसका कोई संकेत नहीं होता है, तो वो शिरोरेखा के नीचे है, इसलिए हंसना जब भी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। हम लोग लिख देते हैं ऐसे, हंसना सही मानते हैं। तो आपको बोले नहीं कि कहाँ फंसिएगा, हंस में फंसे कि नहीं फंसे, हंस में फंसे कि नहीं, दोनों अलग अलग हो गया, तो इसलिए उस प्रकार से हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें कभी कभी फंस जाएंगे। इसलिए इसका उच्चारण का सही है, अगर आप संख्याएं लिखते हैं
तो संख्याएं का क्या हो जाएगा, ये संख्याएं, है ना, ऐसे लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं। और कहीं कभी हम लोग संख्याएं ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो मात्रा है, ये ए जो है, छोटी ए जो है वो सिरो रेखा के ऊपर वाली है, तो रियल में ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, तो संख्याएं इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि हम लोग जो हिंदी का बिंदी में जो पहला पाठ था हम लोगों का अंग का, दो रूप में प्रयोग, एक अनुस्वार के रूप में और एक चंद्र बिंदु के रूप में। अनुस्वार केवल संस्कृत भाषा में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है अंग के लिए, और हिंदी भाषा में अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है उसका नियम भी आपको हमने बतला दिया है, और आपको पंचमाक्षर में जो अनुस्वार के रूप में जो पांच अक्षर का प्रयोग किया जाएगा उसका आपको अगले वीडियो में पूरा विस्तार से बतलाया जाएगा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों आपको वीडियो पसंद जरूर आया है। अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दबा करके अपने दोस्तों अपने साथियों के बीच में शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पर जाकर अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि मुझे मैथ का टीचर होते हुए हिंदी का वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहिए या नहीं, ताकि मेरा मनोबल बढ़े आप उससे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरा YouTube चैनल रजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहे, जिससे इस प्रकार का और वीडियो आप देख पाए और उनका फायदा उठा सकें। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए मैं दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।